सो दिस इज द सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू द बैंक कंप्लायंस एंड ये वीडियो रहने वाली है फॉर द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाले हैं सर्टिफिकेशंस को लेकर के। व्हाट्सएवर द पीडीएफ लिंक्स एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ओवर देयर। जो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बैंक कंप्लायंस का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है हमारे पास इफ यू वांट टू ज्वाइन द सेम। एंड अदर देन दैट वी आर हैविंग 15 सर्टिफिकेशंस जिसमें CCP, TRM, फॉरेन एक्सचेंज, everything is available. So if you want to enroll, simply do write the name of the certification and WhatsApp us on the number 83609 44207। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये है रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स के बैंक की रेगुलेशन कैसे चलती है। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि बैंक एक्चुअल में होता क्या है। तो बैंक बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट्स को लेती है और उसका इस्तेमाल करती है लेंडिंग पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। सो एज टू टेक द डिपॉजिट फ्रॉम वन साइड एंड सो एज टू यूज फॉर द लेंडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो लॉ डिफाइन करता है कि एक्सेप्टेंस की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। एंड ये जो डिपॉजिट्स है दैट इज एक्चुअली रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। जैसे मान लो चेक ड्रॉ कर दिया तो बैंक को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, बैंक के ऊपर वो ऑब्लिगेशन रहती है। अब बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैंक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का। उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एंड ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंड्स की मूवमेंट जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जिन लोगों को जरूरत है उनको पैसा मिलता है। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनमें पैसा लगता है। क्रेडिट बैंक देते हैं, बैंक डिपॉजिट को सेट करते हैं। सेविंग के लिए भी बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बैंक क्या करते हैं इकोनॉमी के लिए, राइट? तो इकोनॉमी के लिए जो बैंक है वो क्या है? लाइफ लाइन है इकोनॉमी की। एंड सबसे बड़ा पार्ट है इंटरमीडिएशन, यानी कि ये एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं, मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं। सेवर्स यानी कि डिपॉजिटर्स अपना पैसा सेव करते हैं, बोरर्स पैसे को उधार पर लेते हैं। जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो भी इनके द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे NEFT, RTGS, ECS, IMPS, एवरीथिंग इज वर्किंग थ्रू देम। फॉर द बैंक जो है वो सेविंग्स को भी एंकरेज करते हैं ताकि उनमें सेविंग की हैबिट को इनकलकेट किया जा सके। कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, उसको कैपिटल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए किया जा सकता है। बिजनेसेस को हेल्प करते हैं बिकॉज आई टोल्ड यू दे प्रोवाइड द लेंडिंग फैसिलिटीज, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है चाहे वो टर्म फाइनेंस है, दोज आर बीइंग प्रोवाइडेड, जिससे अल्टीमेटली क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दे डू क्रिएट द मनी, राइट? तो पैसा क्रिएट करते हैं, बैंक पैसा क्रिएट करते हैं, जिसके साथ कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इंप्लीमेंट होती है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए वो भी बैंक से ही पैसा लेता है। वेज एंड मीन एडवांसेस हैं, या फिर बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे सरकार के पास पैसा जाता है। अब बात आती है कि रेगुलेटर्स भी होते हैं। रेगुलेटर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लेकिन रेगुलेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू मैच्योरिटी मिसमैच। बैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को उठाते हैं, लेकिन जो लोन देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं, तो उसकी वजह से गैप रिस्क, मिसमैच रिस्क हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बैंक ने लोन दिया है 10 साल का, हाउसिंग लोन लेट से 10 साल का दे दिया, लेकिन बैंक ने जो डिपॉजिट लिया था कस्टमर से वो 3 साल के लिए लिया है। अब 3 साल के बाद अगर कस्टमर ने डिपॉजिट को आगे कंटिन्यू ना किया तो बैंक के ऊपर तो दिक्कत पड़ जाएगी, बैंक के पास रिस्क हो जाएगा, बैंक रन हो सकता है, यानी कि बैंकरप्सी हो सकती है। तो उस मैच्योरिटी मिसमैच को निपटाने के लिए, इस चीज को देखने के लिए कि बैंक्स अपने एसेट लायबिलिटीज को प्रॉपरली मैनेज कर लें, रेगुलेशन की जरूरत है। सेकंड है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। बैंक्स का बहुत ज्यादा बड़ा एक इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। अगर लोगों का विश्वास बनाए रखना है बैंकिंग में तो उनको रेगुलेट भी प्रॉपरली करना पड़ेगा। थर्ड रीजन है रिस्क ऑफ फंड डाइवर्जन, यानी कि बैंक के पास जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया है, बैंक ये ना हो कि उनसे हट करके पैसा किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर दे जो प्रोहिबिटेड हो, तो बैंक फेलियर का वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है। एंड प्रिवेंटिंग बैंक फेलियर। अब रेगुलेशन इसलिए भी जरूरी होता है ताकि बैंक्स को सस्टेन किया जा सके। बहुत से रिस्क इंपोज्ड हैं, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड सो ऑन, राइट? अब उन सभी रिस्क से मैनेज भी करना है तो बैंक्स के लिए रेगुलेशन काफी जरूरी बन जाती है। इफ वी टॉक अबाउट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया के पास काफी ज्यादा डाइवर्स यानी कि अलग अलग तरह के बैंक्स हैं जो डिफरेंट नीड्स को पूरा करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ
commercial banks in India. First of all, it is the State Bank of India, जो कि सक्सेसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। एक स्पेसिफिक स्टैच्यू के अंदर इसको क्रिएट किया गया है, जो कि 1955 में आया था। एंड उसके बाद बात आती है नेशनलाइज बैंक्स के बारे में। अब प्राइवेट बैंक्स जिनको नेशनलाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फर्दर वी आर हैविंग द आरआरबीज, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, जहां पर जॉइंट ओनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की एंड एक स्पॉन्सर बैंक होता है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द पीजीबी, पंजाब ग्रामीण बैंक, उस सिनेरियो में पीएनबी जो है दैट इज अ स्पॉन्सर, और स्टेट गवर्नमेंट की एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ओनरशिप है। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, दे एक्चुअली डू प्रोवाइड द क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं। और रीजनल रूरल बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ओवरऑल कंपोनेंट है दैट इज 75%, इफ यू रिमेंबर। एंड ये जो ऑनरशिप होती है ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसका कुछ परसेंटेज होता है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप होती है वो 50% की होती है। इफ वी टॉक अबाउट द स्पॉन्सर बैंक, उसकी ऑनरशिप जो होती है 35% की होती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरशिप जो होती है वो 15% की होती है। राइट, दिस इज द ऑनरशिप परसेंटेज प्रोपोर्शन। फिर बात आती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में, जिसमें जो ओल्ड बैंक्स हैं जो नेशनलाइज कभी नहीं हुए थे, ठीक है, या फिर जो नए लाइसेंस दिए गए, वो सब इसमें शामिल रहते हैं। फिर बात आती है डिफरेंशिएटेड बैंक के बारे में, यानी कि कुछ एक ऐसे बैंक जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स शामिल किए गए हैं। अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली व्हाट, ये स्पेसिफिक शेड्यूल बैंक्स हैं जिनको लाइसेंस किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा पाए। एंड मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के केस में दैट इज 200 करोड़, एंड 75% जो पार्ट इनका होगा पोर्टफोलियो का दैट शुड बी टू द प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, एएनबीसी का, सीईओबीई का, व्हाटसएवर इज हायर, इसका 75% कंपोनेंट प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा। इसी तरह से पेमेंट बैंक भी एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैंक्स हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डेफिनेटली लाइसेंस करता है। और यहां पर जो डिपॉजिट की लिमिट है वो अब 2 लाख हो गई है। पहले 1 लाख थी, लेकिन अप टू 2 लाख रुपीज अब ये लिमिट हो चुकी है रिलेटेड टू डिपॉजिट, यानी कि इतना डिपॉजिट में जमा किया जा सकता है। ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेमिटेंसेस, मोबाइल बैंकिंग, बिल पेमेंट्स ये फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। दे कैन डू ऑफर द इंटरेस्ट, दे कैन डू ऑफर द डेबिट कार्ड्स बट नॉट क्रेडिट कार्ड। फॉरेन रेमिटेंस भी यहां पर अलाउड नहीं है। एंड इनको सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, लाइक शेड्यूल बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है रूल। एंड मिनिमम जो इनके पास डिमांड डिपॉजिट होगा उसका 75% मिनिमम इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में 1 साल तक की मैच्योरिटी के लिए कम से कम लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द लोकल एरिया बैंक्स की कैसे लो को स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है एंड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज को सर्व किया जा सकता है। देन इट्स रिलेटेड टू फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो होते हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं एज ब्रांचेस या होली ऑन सब्सिडरीज होती हैं इंडिया में। ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके ऑनर्स इनके मेंबर्स होते हैं। सो दे आर मेंबर्स एज वेल एज कस्टमर्स, एंड ज्यादातर ये सेम लोकल या फिर प्रोफेशनल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एंड इनके ऊपर डुअल रेगुलेशन होती है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, एंड अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर तो मल्टी स्टेट है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सिंगल स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल चलेगा और साथ में आरबीआई के रूल चलेंगे। एंड आल्सो दे आर सुपरवाइज्ड बाय द नाबार्ड, एक्सेप्ट द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी इसको सुपरवाइज करता है। एंड अगर कानून की बात करें तो इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पार्शली एप्लीकेबल रहेगा। So we can say Banking Regulation Act will be partially applicable. Otherwise जो Cooperative Societies Act है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द मास्टर रेगुलेटर, दैट इज सभी का रेगुलेटर, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का, मेजर रेगुलेटर है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935। हिल्टन यंग कमेटी ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के रिकमेंडेशन की थी। एंड उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 आया जिसके तहत इसको बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया अप्रैल 1, 1935 को। ऑनरशिप जो है वो पहले एक प्राइवेटली ऑन बैंक की तरह थी, लेकिन इसके बाद इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में।
इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ये करेंसी इश्यूर की तरह काम करता है, सोल राइट है करेंसी इशू करने का, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, बैंक्स का रेगुलेटर भी है, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन भी है, यानी कि एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ जो रूपी है उसको मेंटेन करने में हेल्प भी करता है। पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि पीएसएस एक्ट के तहत ये सेटलमेंट सिस्टम्स को भी रेगुलेट करता है। एंड आरबीआई ही है जो इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम को इंप्लीमेंट भी करता है। सो इसमें टॉप अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नर है, विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 मेंबर्स आर देयर। तो सेंट्रल बोर्ड जो होता है, द आरबीआई इज गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं। एंड देयर आर 4 लोकल बोर्ड्स एंड ईच कवरिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम स्पेशल बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें बीएफएस आता है एंड बीपीएसएस आता है, ठीक है। सो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन एक कमेटी होती है सेंट्रल बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी सुपरविजन के लिए, सर्वेलेंस के लिए। एंड बीपीएसएस जो है दैट इज अ बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये कंट्री के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ध्यान रखता है। अगर हम आरबीआई की फैमिली के सब्सिडरीज की तरफ बात करें तो आरबीआई के कुछ एक सब्सिडरीज हैं, जैसे वी आर हैविंग द डीआईसीजीसी। अब डीआईसीजीसी जैसे आपने सुना होगा कि ये डिपॉजिटर के अकाउंट के लिए 5 लाख तक का जो क्रेडिट इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन वी आर हैविंग द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सोल अथॉरिटी रिलेटेड इसके आरबीआई को जो दी गई है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने के रिलेटेड, वो प्रिंटिंग का काम BRB NMPL करता है। एंड इट इज ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्दर REBIT that is रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की फुली ऑन सब्सिडरी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए, सो एज टू कंप्लाई विद द नीड्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी की नीड्स के साथ कंप्लाई करने के लिए। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, राइट। देन इट इज रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। ये सीधा रिपोर्ट करता है टू द डिप्टी गवर्नर, किसी और को रिपोर्ट नहीं करेंगे, सीधा और सीधा डिप्टी गवर्नर को ये डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई भी वायलेशंस होती हैं किसी कानून को लेकर के, आरबीआई के डायरेक्शंस को लेकर के, फेमा को लेकर के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लेकर के, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम ईडी के पास रहेगा। अगर बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बैंक्स किसी तरह के वायलेंस करते हैं, नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो उनको इवैल्यूएशन का काम भी ईडी के पास रहेगा। अगर जो भी लॉज एप्लीकेबल है उनको माना नहीं गया तो उसके तहत पेनल्टी लगानी है, उनको एनफोर्स करने का काम भी ईडी ही करेगा। एंड ये डिपार्टमेंट ऐसा है जो बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू की रूल्स फॉर द बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कौन बैंक बन सकता है, बैंक को चला सकता है, उनके साथ एंश्योर करना, कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो हु कैन ऑन अ बैंक, सो मेजर पर्पस इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि ऑनरशिप जो है बैंक की वो डाइवर्सिफाइड रहे। मेजर स्टेक होल्डर्स जो होंगे बैंक्स के, शेयर होल्डर्स जो होंगे, दोज आर फिट एंड प्रॉपर, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि बैंक को कौन ऑन करेगा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के साथ रिलेटेड। एंड कोई भी पर्सन जो मेजर शेयर होल्डिंग लेना चाहता है बैंक में, उसको एक प्रायर अप्रूवल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगाई गई है। एंड एज पर द रूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंपोजिशन लगाई गई है कि कोई भी पर्सन किसी भी बैंक के जो पेड अप कैपिटल है या वोटिंग राइट्स है वो 5% से ज्यादा के शेयर्स को ऑन नहीं कर सकता। इससे ज्यादा का शेयर्स को होल्ड करना है तो पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल चाहिए। एंड इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्विजिशन दोनों ही कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक मार्केट के थ्रू ही किया तो अपने कंपनी बना के उसके थ्रू कर दिया, नो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्विजिशन दोनों इसमें कवर की गई है। एंड ये जो लिमिट है वो डोमेस्टिक हम कह सकते हैं इंडिविजुअल्स या एंटिटीज के लिए है। इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन एंटिटीज, तो एफडीआई के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जो अलाउ किया गया वो 74% अलाउ किया गया है कि 74% पार्ट तक आप शेयर होल्डिंग कर सकते हैं। एंड आरबीआई का ये वाला जो क्राइटेरिया ना, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ये मेजरली किस चीज के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ फंड्स। सेकंड इट इज रिलेटेड टू जो इन्वेस्टर है उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना कि फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड उसका स्टेबल है,
या नहीं है, उस चीज को चेक करने का काम, ठीक है, ये भी फिट एंड प्रॉपर की डेफिनेशन में कवर होता है। फर्दर रेगुलेटरी कंप्लायंस की पिछले टाइम पर कोई इन्होंने ब्रीच तो नहीं किया किसी चीज को लेकर के, फर्दर फ्रॉड केसेस या क्रिमिनल केसेस को लेकर के ब्रीचेस को चेक करना, एंड बिजनेस मॉडल चेक करना कि ये पर्सन जब स्टेक होल्ड कर लेगा तो इसका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा एंड इसका मेजर इंटेंट क्या है एक्विजिशन को लेकर। सो की रूल इज रिलेटेड टू एक्विजिशन को लेकर के कि लिमिट लगाई गई है, जैसे इंडिविजुअल के केस में आपको बताया 5% है, अगर एफडीआई है तो 74% है, एंड एक लोकेन रिक्वायरमेंट स्टिपुलेट की गई है कि मेजर स्टेक होल्डर्स जो होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वो अपने शेयर्स को एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के लिए सेल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं एकदम से सेल कर देंगे। एंड बैंकिंग कंपनी जो होगी उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को। सो हु कैन रन अ बैंक, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया अगर डायरेक्टर्स के हिसाब से देखें, सो टू इंश्योर कि जो लोग रन कर रहे हैं बैंक को वो प्रॉपर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है, एंड फर्दर उनके अगेंस्ट कोई केस या कोई फ्रॉड केस, क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, उनका इंटेंट बेटर है, दैट इज अ सिनेरियो। फिर बात आती है एनआरसी के बारे में, यानी कि नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी के बारे में। बैंक के पास एक एनआरसी होनी चाहिए, यानी कि नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए जो हैंडल करेगी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को। एंड ये कमेटी यानी कि जो एनआरसी है दैट विल परफॉर्मिंग द जॉब फॉर द ड्यू डिलीजेंस, ताकि इस चीज को पता लगा पाए कि ये पर्सन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को मीटअप कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। की रूल्स क्या है, सो एज टू चेक द डिस्क्वालिफिकेशन, ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करना, इंटीग्रिटी को चेक करना, एंड जो टेन्योर होता है डायरेक्टर्स का वो भी डिफाइन किया जाता है। एंड फर्दर एडवांसेस एंड लोन से रिलेटेड भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है विच इज बेसिकली 500 lakhs, कितनी है 5 करोड़ तक अगर आप कोई लोन देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा का लोन देते तो डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। एंड बैंक्स को रोका गया है कि वो कोई ऑनरेरी पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकते लाइक ग्रुप चेयरमैन या चेयरमैन एमरिटस, इट कैन नॉट बी डन। सो इफ वी लुक एट द बेसिक्स, तो बैंक क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बैंक फेलियर हो सकता है। लोगों के ट्रस्ट को बचाने के लिए, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए जरूरी होता है, स्टेबिलिटी करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में, तो भी रेगुलेशन जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, एंड रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर, पेमेंट बैंक्स आर देयर, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर देयर। आरबीआई का मेजर रोल क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बैंक को रेगुलेट करता है, करेंसी को छापता भी है, उसको रेगुलेट भी करता है, फॉरेक्स वैल्यू को मैनेज करता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। सो बैंक ओनरशिप रूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि एक्विजिशन कौन कितनी कर पाएगा, एंड फर्दर हमने बैंक डायरेक्टर रूल्स के बारे में पढ़ा जिसमें वी टॉक्ड अबाउट द एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी के बारे में पढ़ा। सो आई होप दैट दिस विल हेल्प। ऐसी और वीडियोस के लिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए, एंड इफ यू वांट द कंप्लीट कोर्स तो लिखिएगा बैंक कंप्लायंस सर्टिफिकेशन और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 पर। सो दैट विल बी रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।